एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या आप भी सर इसे जस्ट हॉल्ट टू मिलिट्री ऑपरेशंस फेज 1 को जो कहा जा रहा है, ये सिर्फ यही है या ये एक मुकम्मल शांति का पहला पड़ाव आप देख रहे हैं? ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक एक बड़ा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं, क्योंकि 20 सूत्रीय प्रस्तावना काफी डिटेल से सामने आई है। और कम से कम ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो ड्राफ्ट था उसमें 8 मुस्लिम देशों का ड्राफ्ट भी एक तरह से शामिल था। हालांकि उसमें भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वो 21 सूत्रीय प्रस्तावना का ड्राफ्ट था, अब ये 20 सूत्रीय है और इनमें फर्क है आपस में। पर अभी तक जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं मुझे लगता है उनमें से सबसे ज्यादा विस्तृत एक तरह से इनिशिएटिव है और कुछ हद तक आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कि जिस तरह से शर्म अल शेख में बातचीत शुरू हो गई है, उसमें दोनों तरफ के लोग बात कर रहे हैं, अमेरिकन डेलीगेशन भी है। तो अभी तक के जितने भी इनिशिएटिव हैं उनमें इसको अच्छा कहा जा सकता है। पर मैं उसमें भी सहमत हूं कि इसमें काफी अड़चने हैं। अभी सबसे बड़ी अड़चन तो ये है कि ना तो इजराइल के अंदर जो नेतृत्व है उसमें एक मत है इसको लेकर, और ना ही हमास के अंदर इसको लेकर एक मत हुआ है अभी। और ये अपेक्षा करना, जिस तरह से प्रस्तावना में कहा गया है कि जो हमास है वो निशस्त्र कर ले, अपने आप को हथियार छोड़ दे, अपने संगठन को भंग कर दे और भविष्य में कोई भूमिका की अपनी अपेक्षा ना करे कि किस तरह से गाजा में विकास होगा या प्रशासन होगा या नेतृत्व नेतृत्व किस तरह से बनेगा भविष्य में। तो वो मुझे लगता है ज्यादा जटिल समस्याएं हैं जिनको लेकर तालमेल बनाना बहुत मुश्किल होगा। पर अभी तक जो कदम लिए गए हैं उसमें कम से कम जो सूची है, लिस्ट है, जो 48 जो बंदी हैं हमास के पास इसराइल के, जिनमें से 20 अभी जीवित हैं, वो सूची दी गई है। इसी तरह से करीब 1700 या 2000 फिलिस्तीनी जो डिटेनी है इसराइल में, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, इनको दी जाएगी। तो फिलहाल कम से कम युद्ध विराम अभी 2 दिन से आपको लग रहा है कि बना हुआ है। हालांकि 19 जनवरी में भी इस तरह का युद्ध विराम हुआ था, उसके बार बार उल्लंघन हुए थे, फिर 2 महीने बाद फिर पूरी तरह से युद्ध शुरू हो गया था। तो अभी तक 48 घंटे की बात करें तो मुझे लगता है कि माहौल जो है वो सकारात्मक है, बातचीत हो रही है। पर ये मान ले कि चीजें एकदम शांतिपूर्वक व्यवस्था हो जाएगी चीजों की, वो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ज्यादती होगा इतना ऑप्टिमिस्टिक होना। क्योंकि अब देखें, नेतन्याहू मानते ही नहीं है कि 2 स्टेट सोल्यूशन को वो नहीं मानते हैं। वो ये भी नहीं मानते हैं कि जैसे प्रस्तावना में कहा गया कि हमास के जो लोग हथियार छोड़कर, अपना संगठन छोड़कर जाना चाहेंगे उनको जाने देंगे। नेतन्याहू तो नहीं मानते, वो तो जड़ से इनको खत्म करने की बात करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिन गाजा के इलाकों में उनका दबदबा या कंट्रोल है वहां अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत कर दें। तो काफी फर्क है दोनों तरफ के रुझान का, और अंदरूनी जो तालमेल में एक सहमति नहीं है दोनों तरफ से, वो मुझे लगता है इसको काफी जटिल बनाएगी कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए, या क्या पूरा एक तरह से स्टेप बाय स्टेप। उसमें समय सारणी ही नहीं है कि कब क्या करना चाहते हैं। उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जी। नुकसान ये कि बातचीत इंडेफिनिटली चल सकती है, और फायदा ये कि किसी को प्रेशर नहीं है कि आपको कल तक ही ये निर्णय लेना है। और मुझे ही लगता है मोटे तौर पर पूरी 20 सूत्रीय प्रस्तावना में सबसे पहला जो फोकस है वो इजराइल की सुरक्षा पर है। जबकि आज जिस तरह से सीरिया में, लेबनान में, गाजा में, ईरान में, कतर में हमले किए हैं इसराइल ने, तो उन देशों की सुरक्षा की बात इसमें नजर नहीं आती, इसराइल की सुरक्षा की बात आती है। और दूसरी, वो विकास और वहां आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की उनको लगता है कि उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेतृत्व फिलिस्तीनियों को कब मिलेगा, उनको अपना राष्ट्र, अपना राज्य कब मिलेगा, वो कभी भविष्य में मिल जाएगा। जी। उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, राष्ट्रपति ट्रंप उसके अध्यक्ष बनेंगे। तो अभी काफी उलझने मुझे काफी लगता उलझने है। हैं, बिल्कुल सर। 48 और घंटे स्वाभाविक है, उलझनों वही के साथ अच्छा साथ ये जो प्रश्न है वो छेड़ा सर, वो है नेतन्याहू। अब देखिए, फिर से नेतन्याहू एक तरह से धुरी बन चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मुझे बताइए, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इजरायली अखबारों को, और वहाँ पर नेतन्याहू के बयानों को बड़ी प्रमुखता दी जा रही है। और उसमें से सबसे प्रमुख जो उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर चीज़ें ठीक ठाक तरीके से संपन्न नहीं हुई तो वी विल रिटर्न टू वॉर। ये नेतन्याहू साहब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, वॉर की बात अभी भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उधर से राजनीतिक रूप से
नेतन्याहू के घर के भीतर भी जो दक्षिणपंथी गठबंधन भी हैं, बेन गुविर हैं, स्मोट्रिच हैं, वो जैसे सहयोगी, वो कह रहे हैं कि हमास को अगर आपने डिसआर्म नहीं किया तो फिर सरकार गिराने की धमकी भी दे रहे हैं। तो आप ये बताइए सर कि अभी इस वक्त नेतन्याहू की क्या स्थिति है, और इस ट्रूस की या आंशिक रूप से जो भी ये बात आगे बढ़ रही है, इसके बाद नेतन्याहू के लिए कौन सी चुनौतियां उभर रही हैं? देखिए, ना केवल नेतन्याहू, राष्ट्रपति ट्रंप भी ये कह चुके हैं कई बार कि यदि हमास उनके 20 सूत्रीय प्रस्तावना को नहीं मानेगा और युद्ध खत्म नहीं होगा, तो फिर इजराइल को खुली छूट होगी कि जिस तरह से भी अपनी सुरक्षा वो समझता है कि उसको बनाने की जरूरत है, वो जो करना चाहे कर सकता है। वो धमकी ट्रंप से भी ये आ चुकी है। शायद इसीलिए हमास पहली बार इस पर राजी हो गया कि वो सारे जितने कुल उसके पास बंधक हैं उनको छोड़कर इजराइल को दे देगा। पर दूसरी बात इसके साथ जो युद्ध की संभावनाओं को और बढ़ा देती है वो ये कि जैसा आपने खुद कहा कि पिछले 2 साल में नेतन्याहू की अपनी सरकार में ही लोग एक के बाद एक उनको छोड़कर गए हैं, और जो हैं उनकी अक्सर इस तरह की कमेंट आता है कि वो शायद उनका साथ नहीं देना चाहते और आक्रामक रवैया लेना चाहते हैं। और कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि शायद नेतन्याहू का अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो जुड़ा हुआ है युद्ध से। युद्ध बंद हो जाएगा तो शायद यदि चुनाव होंगे तो उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी काफी तनाव टकराव लोगों का इजराइल में है। और क्योंकि युद्ध चल रहा है लगातार, थोड़ा सा एडिशन सर दर्शकों के लिए कर लूं कि सर जो बात बोल रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनवरी 2025 का ट्रूस भी नेतन्याहू ने ही तोड़ा था, और क्यों वो बुरी तरह से घिर गए थे तो ट्रूस तोड़कर फिर युद्ध में चले गए। तो वो इस तरह से मैन्यूवरिंग करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं वहां पर। तो संभवतः अभी भी कुछ हो सकता है, इसी का इशारा। सर प्लीज कंटिन्यू। तो ठीक उसी तरह से मैं कह रहा हूं जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की और इजराइल में नेतन्याहू युद्ध के चलते सत्ता में बने हुए हैं। यदि युद्ध समाप्त होता है तो क्या ये लोग सत्ता में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो इसको भी एक तरह से उनकी कहीं के कंपल्शन मान सकते हैं कि उनका रुझान लगातार बल प्रयोग करने का है, युद्ध का इस्तेमाल करके वहां बिल्कुल हमास को समाप्त करने का है। और ये अपेक्षा कर लेना, जैसे कहा गया कि मान लीजिए हमास समाप्ति भी हो जाता है, तो यदि फिलिस्तीनी लोगों को ये रहेगा मन में कि हमें एक तरह से कोई न्याय नहीं मिला, जहां हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो हो सकता है किसी दूसरे रूप में इस तरह का जो आक्रोश है वो नजर आए, फिर से कोई इस तरह का संगठन बने। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा आप कहें कि यथार्थ जिसको मान सकते हैं वो ये कि शायद संतुलन और एक तरह से ठहराव बन सकता है, संतुलन बनेगा। पर क्या शांति बनेगी, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अभी सामने नजर नहीं आता और कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग सोच है। और आज ही देखें कि मारिया मचाडो को मिला है अंतर्राष्ट्रीय नोबेल शांति पुरस्कार, तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति ट्रंप का रुझान युद्धों को बंद करने को उसी तरह से बना रहेगा जिस तरह से पहले था? वो कई बार कह चुके हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कई कारणों से ये चिंता का विषय उनके लिए जो इतना था उतना ना रहे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एक तरह से शांति तो बनी रह सकती है, जी। पर क्या वो इस पूरे उलझे हुए जो माहौल है उसको एक तरह से शांति की ओर ले जाएगी, मुझे फिलहाल नहीं लगता। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम सभी यही कह रहे हैं कि अभी ठहराव होगा, युद्ध विराम बना रहे तो अच्छी बात है, संतुलन बना रहे अच्छी बात है। अब ये संभवतः लगती है। हाँ, शांति बनेगी वो नहीं लगता है अभी संभव। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई